Welcome back students. In our previous video we discussed the concept of linguistic composition and religious composition. बट उस वीडियो में एक छोटा सा सेगमेंट रह गया था रिलीजियस टॉपिक से, सो हम लोग उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक को ब्रीफ में डिस्कस करके हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में शिफ्ट करेंगे. सो उस दिन का जो टॉपिक रह गया था वो है रिलीजन एंड लैंडस्केप. हमने प्रीवियस वीडियो में रिलीजन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया. रिलीजन का मतलब क्या हमने बताया था कि एक फेथ, एक बिलीफ, एक प्रकार की प्रैक्टिस, एक प्रकार का बिहेवियर जो हमारे सोशियो कल्चरल और इवन पॉलिटिकल लाइफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है. लेकिन इस रिलीजन से जुड़ा हुआ अर्थ के सरफेस में क्या किसी प्रकार का कोई ह्यूमन लैंडस्केप का मतलब क्या होता है कि अर्थ के सरफेस में पाया जाने वाला कोई भी एक ऐसा शेप, कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो उस पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ होता है या उस पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे दूँ, अगर मैं शिरडी के साईं बाबा मंदिर की बात करूँ, अगर मैं लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल की बात करूँ, अगर मैं अजमेर के चिश्ती दरगाह की बात करूं, अगर मैं काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करूं, अगर मैं मक्का मस्जिद की बात करूं, तो इन कुछ जगहों का नाम आते ही हमारे दिमाग में इस जगह से जुड़ी हुई एक प्रकार की रिलीजियस फेथ, एक प्रकार की रिलीजियस आइडियोलॉजी हमारे दिमाग में आती है. और वही पर्टिकुलर रिलीजियस आइडियोलॉजी ने उस जगह को एक आइडेंटिटी दी है, उस जगह को एक पहचान दी है और उस जगह को पहचान देते हुए उस धर्म से जुड़ते हुए जोड़ते हुए वहाँ पे डिफरेंट प्रकार के ह्यूमन लैंडस्केप को क्या किया है, बिल्ड किया है, प्रोमोट किया है या कुछ यूँ कहें डेवलप किया है. फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन ऑन लैंडस्केप इज मैनिफेस्टेड थ्रू सैक्रेड स्ट्रक्चर्स, यूज ऑफ cemeteries and assemblages of plants and animals, groves of trees for religious purposes. Sacred structures are widely distributed throughout the country. ठीक है, इसमें इनकॉन्स्पिशियस विलेज श्राइन्स भी आप देख सकते हैं, टेम्पल, मॉन्यूमेंट्स, मस्जिद्स और नेटली डिजाइंड कैथेड्रल्स इन लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज. These temples, masjid, gurdwara, monasteries, churches differ in size, form, space, use and density, while attributing a special dimension to the total landscape of an area. अर्थात इस डिस्कशन से यहाँ पे कौन सी बातें सामने आ रही है, इस डिस्कशन से यहाँ पे ये बातें सामने आ रही है कि रिलीजन और लैंडस्केप के बीच में एक इंटीग्रल रिलेशन पाया जाता है. किसी स्पेसिफिक रिलीजन का उस जगह के लैंडस्केप पे या उस जगह की ह्यूमन लैंडस्केप पे एक बहुत ही बड़ा असर देखा जाता है या फिर वहाँ पे एक इम्पैक्ट देखा जाता है. और ह्यूमन लैंडस्केप के द्वारा या ह्यूमन अपने द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स के द्वारा, लैंडस्केप के द्वारा उस पर्टिकुलर रिलीजन से अपने आप को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि उस ह्यूमन लैंडस्केप के द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया में उस स्पेसिफिक ह्यूमन रिलीजन की अपनी एक पहचान डेवलप होती है. अब हम लोग टॉपिक की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं और उसमें जो हमारा क्लास 12 पार्ट बी चैप्टर नंबर 1 इंडिया पॉपुलेशन का जो हमारा लास्ट सेगमेंट है वो है कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. अर्थात इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है. हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन में आगे बढ़ने के पहले आप इस इमेज को ध्यान से देखिए. ठीक है, हम लोग पॉपुलेशन को जनरली 2 ब्रॉड कैटेगरी में क्या करते हैं, हम लोग कैटेगराइज करते हैं. हम लोग पॉपुलेशन को जनरली 2 ब्रॉड कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. एक कैटेगरी को बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन और एक को बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन, है ना. वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन का वो पर्टिकुलर ग्रुप जो वर्क करता है या फिर जो जिनके हाथ में एम्प्लॉयमेंट है. 15 ईयर से 59 ईयर तक का जो एज ग्रुप है, हम इसी को डेमोग्राफी में क्या बोलते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन. 15 to 59 एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन उसे क्या बोलेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन. और डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो इस वर्किंग पॉपुलेशन पे क्या है, डिपेंड है, हम उसे 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं. एक है बर्थ से 14 ईयर तक का जिसे हम लोग चाइल्ड कहते हैं, और एक है 59 प्लस जिसे हम लोग ओल्ड एज ग्रुप कह सकते हैं आप.
तो हमने डिपेंडेंट पॉपुलेशन में दो कैटेगरी को देखा, एक है बर्थ से 14 ईयर तक का चाइल्ड का एज ग्रुप और एक है 59 प्लस अर्थात एक जो ओल्ड एज ग्रुप का दिखते हैं। तो डिपेंडेंट इस वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि वर्किंग पॉपुलेशन 15 टू 59 एज ग्रुप तक का जो ह्यूमन है वो जो भी काम करेगा, जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जो भी अर्निंग करेगा, है ना, और उसके द्वारा अर्न किए गए रिसोर्सेज पे ही इसी डिपेंडेंट पॉपुलेशन की क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है, या इस चाइल्ड और इस ओल्ड एज पर्सन्स की क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है। अब हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो यहाँ पे फिर सवाल पहला क्या बन रहा है कि इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे आप पॉपुलेशन को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, 3 मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। एक है मेन वर्कर, अभी करेंगे सबके डेफिनेशन को, एक है मेन वर्कर, एक है मार्जिनल वर्कर और एक है नॉन वर्कर। तो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे हमने इंडिया में होल पॉपुलेशन को 3 मेजर कैटेगरी में क्या किया, कैटेगराइज किया है, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। आप राइट साइड में टॉप में एक आपको बॉक्स आइटम दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन एज पर सेंसस दिया गया है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर का मतलब क्या होता है, फिर नॉन वर्कर को भी करेंगे। मेन वर्कर का मतलब क्या, देखिए ध्यान से, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज और 6 मंथ। कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो साल में कम से कम 183 डेज काम करता है या 6 मंथ काम करता है, हम उसे क्या बोलेंगे, मेन वर्कर। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज और 6 मंथ्स इन अ ईयर। इसका मतलब क्या है कि 183 डेज एक क्राइटेरिया, एक पैरामीटर, एक लिमिट है किसके बीच में, मेन वर्कर के बीच में और मार्जिनल वर्कर के बीच में। मेन वर्कर एटलीस्ट 183 डेज करेगा या उससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन मार्जिनल वर्कर 183 डेज से कम करेगा, ठीक है। नॉन वर्कर का मतलब क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जो किसी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं है या जिसके हाथ में किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। अब आगे की पंक्तियों को देखेंगे। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट इन इंडिया, है ना, प्रोपोर्शन ऑफ बोथ मेन वर्कर एंड मार्जिनल वर्कर ओनली 39.8%। 39.8% एज पर 2011 सेंसस इंडिया में मेन वर्कर का और मार्जिनल वर्कर का परसेंटेज दिखता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 60% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, नॉन वर्कर का है या उनके हाथ में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दे ऑल आर अनएम्प्लॉय, है ना। तो 60% नॉन वर्कर की जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है, वो 39.8% वाले मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर पे। इसके आधार पे हमें क्या पता चलता है कि अगर कहीं पे नॉन वर्कर्स की संख्या ज़्यादा है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर रीजन या उस पर्टिकुलर कंट्री में उस लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है या वो कंट्री उस लेवल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेटस को नहीं दिखाता है यहाँ पे। इसके साथ ही इसके द्वारा एक और हमें क्या थॉट हमें निकल रहा है, क्या कौन सी बात हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं कि वहाँ पर का सोशियो पॉलिटिकल लाइफ कैसा होगा। वहाँ में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन आप कह सकते हो, 2/3 पॉपुलेशन वहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉय है, उनके हाथ में किसी प्रकार का रोजगार नहीं है ना, या फिर उनकी डिपेंडेंसी एक लिमिटेड वर्किंग क्लास पे एज अ मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर पे। अब अगली कड़ी में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसेप्ट है व्हाट इज वर्क पार्टिसिपेशन रेट। वर्क पार्टिसिपेशन रेट का क्या मतलब, वर्क पार्टिसिपेशन रेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, समझिए कि कोई भी पर्सन है, कोई भी पॉपुलेशन है किसी रीजन का, किसी एरिया का, किसी क्षेत्र का, है ना, उसका जो वो काम कर रही है उस वर्क में उसका पार्टिसिपेशन का मतलब क्या, उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है ना। अगर हम लोग ओवरऑल पॉपुलेशन को देखें तो कितना % पॉपुलेशन कितने दिन के लिए उस वर्क में इन्वॉल्व हो रही है, या फिर उनका पार्टिसिपेशन रेट क्या है, अर्थात उनकी भागीदारिता जो है, वो जो शामिल हो रहे हैं किसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ में, उनका पार्टिसिपेशन का रेट वहाँ पे क्या है। देखिए इसमें लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरीज शो अ मॉडरेट वेरिएशन अबाउट 39.6% इन गोवा
टू 49.9% इन दमन एंड दीव। तो यहाँ पे देखिए देखा गया है कि गोवा में जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास या 39.6% दिखता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर दमन एंड दीव लाइक यूटी स्टेट को देखें तो यहाँ पे जो वर्क पार्टिसिपेशन है वो 49.9% है। तो आप दोनों के बीच में लगभग 10% का एक बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आप देख सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्टेट लाइक्स लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स लाइक हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। ये ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे बहुत बड़े एरिया में वर्कर्स का हमें क्या दिखता है, परसेंटेज दिखता है यहाँ पे। आगे देखें, एमंग द यूनियन टेरिटरीज दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव हैव हायर पार्टिसिपेशन रेट। ऊपर के स्टेट्स के साथ ही जो दमन एंड दीव है, जो दादरा नगर हवेली लाइक जो यूटीज़ हैं, वहाँ पे वर्क पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा दिखता है। लेकिन यहाँ पे वर्क पार्टिसिपेशन रेट को उस जगह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस जगह के इकोनॉमिक स्टेटस के साथ यहाँ पे क्लोजली टाई अप या क्लोजली इंटीग्रेट किया जा सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अंडरस्टूड दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया द वर्क पार्टिसिपेशन रेट tends to be higher in the areas of lower levels of economic development। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि वर्क पार्टिसिपेशन रेट उन एरियाज में हायर है या उस क्षेत्र में ज़्यादा है जहाँ पे उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, अर्थात वहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर्क एज मैनुअल लेबर और मैनुअल वर्क, अर्थात वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो मैनुअल वर्क में है या मैनुअल वर्किंग में आप बोल सकते हैं। मैनुअल वर्कर्स आर नीडेड टू परफॉर्म द सब्सिस्टेंस और नियर सब्सिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्थात जहाँ पे लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जहाँ पे मैनुअल वर्कर से ज़्यादा है ना, वहाँ पे वर्क पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है, अर्थात उस जगह पे उस लेवल का इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, उस लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैनुअल वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट उस जगह पे ज़्यादा है जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, अर्थात उस जगह की जो इकोनॉमी है वो सब्सिस्टेंस बेस है, किसी प्रकार का कमर्शलाइजेशन वहाँ पे नहीं दिखता है। अर्थात जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व हैं किसी पर्टिकुलर वर्क में, है ना, उस वर्क का उद्देश्य केवल अपना लाइवलीहुड को क्या करना है, वहाँ पे प्रमोट करना है, उसे सस्टेन करना है, या वहाँ पे एक सब्सिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी दिखती है, वहाँ पे उतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हमें नहीं दिखता है। अब आगे के देखेंगे, यहाँ पे आगे के स्टेप्स में, आगे के लाइन में यहाँ पे ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन के बारे में बताया गया। ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन को आगे वाले पेज में या नेक्स्ट पेज में एक बॉक्स आइटम में अलग अलग स्टेट्स का ग्राफ बना के दिया हुआ, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। द ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विच एक्चुअली मीन्स द एंगेजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विसेज और एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। हम लोग दो और सेक्टर क्लास 12 में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जैसे टर्सरी सेक्टर को ही और स्पेशलाइज करके दो डिफरेंट सब सेक्टर्स में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलते हैं क्वाटरनरी और एक को बोलते हैं क्वीनरी, लेकिन क्वाटरनरी और क्वीनरी पे बात अगले टॉपिक में करेंगे। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर को पहले ध्यान से समझिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर का मतलब क्या होता है कि हमने इकोनॉमी को 3 ब्रॉड सेक्टर्स में यहाँ पे क्या किया है, कैटेगराइज किया। तो ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और टर्सरी सेक्टर में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ में कितने % लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमें दिखता है। अर्थात इसे दूसरी भाषा में बोले तो फार्म सेक्टर में कितना % पॉपुलेशन एंगेज है या इन्वॉल्व है, और नॉन फार्म सेक्टर में कितना % पॉपुलेशन एंगेज्ड है। हम लोग प्राइमरी सेक्टर को फार्म सेक्टर बोलते हैं और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को हम लोग नॉन फार्म सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, shows a large proportion of primary sector workers compared to secondary and tertiary sectors। about 54.6% जो पॉपुलेशन है वो कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स है।
इसका मतलब क्या है कि अराउंड 55% पॉपुलेशन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर्स वो कहाँ पे दिखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व दिखते हैं। वेयर ओनली 3.8% ऑफ वर्कर्स आर एंगेज्ड इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, है ना, तो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में 3.8% का दिखता है, एंड अदर वर्कर्स इंक्लूडिंग नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और अदर सर्विसेज में लगभग 41.6% दिखता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि प्राइमरी में ऑलमोस्ट 54.6% है, सेकेंडरी में 3.8% दिख रहा है, और 41.6% ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स लाइक सर्विस ओरिएंटेड टर्सरी सेक्टर्स में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर 1.4 को आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे बॉक्स आइटम में यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स का यहाँ पे दिया गया है कि कल्टीवेटर्स का वहाँ पे परसेंटेज क्या है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स वहाँ पे कितने हैं, हाउस होल्ड वर्कर्स का वहाँ पे क्या है, और अदर वर्कर्स का यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे पूरा स्टेट वाइज आपको यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे दिया गया है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसके माध्यम से आप बहुत सारे निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई, और इस न्यूज़पेपर की कटिंग के द्वारा यहाँ पे जेंडर के बारे में बताने की कोशिश की गई है कि कैसे अगर हम लोग किसी भी सेक्टर में देखें तो सेक्टर में दो मेजर आप बोल सकते हैं दो मेजर कैटेगरीज फ्रॉम ह्यूमन और फ्रॉम पर्सन्स दिखता है हमें, मेल का और फीमेल का। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि आमतौर पे हमारे दिमाग में क्या कि कोई भी सेक्टर है वो आमतौर पे मेल डोमिनेटिंग ज़्यादा है, फीमेल डोमिनेशन वहाँ पे नहीं दिखता है। जैसे प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, टर्सरी की बात करें। लेकिन इंडिया के बहुत सारे नेबर्स, बहुत सारे आस पड़ोस में ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे बहुत सारी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में वीमेन का इन्वॉल्वमेंट एज़ कम्पेयर टू मैन वहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे। तो इस न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि क्या इंडिया में फीमेल की हालत मेल के कंपैरिजन में क्या है, और उसके नेबर्स में या अदर कंट्रीज में फीमेल की हालत मेल के कंपैरिजन में क्या है। आप इस न्यूज़पेपर कटिंग को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अभी जो थोड़ी देर पहले हमने ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज किया या ऑक्यूपेशनल जो सेक्टर्स को हमने बांटा यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब एज पर 2001 सेंसस, एज पर 2001 सेंसस देखिए यहाँ पे हमने इंडिया के या एज पर 2001 सेंसस हमने इंडिया में पाए जाने वाले वर्किंग पॉपुलेशन को कितने मेजर कैटेगरी में बांटा है, 4 मेजर कैटेगरी में हमने उसे क्या किया है, डिवाइड किया है। इसको ध्यान रखेंगे बच्चे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज को 2001 का सेंसस 4 मेजर कैटेगरीज में क्या करता है, डिवाइड करता है वर्किंग पॉपुलेशन के नाते। एक है कल्टीवेटर्स, सेकेंड वन इज एग्रीकल्चरल लेबरर्स, थर्ड वन इज हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एंड फोर्थ वन इज अदर वर्कर्स। ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के अकॉर्डिंग 2001 का सेंसस वर्किंग पॉपुलेशन को 4 मेजर कैटेगरी में क्या कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है। एक कैटेगरी का नाम है कल्टीवेटर्स, नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल लेबरर्स, नेक्स्ट वन इज हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एंड द लास्ट वन इज अदर वर्कर्स। अब आप नेक्स्ट टेबल 1.4 को देखें। इस टेबल 1.4 में पॉपुलेशन का आप देख सकते हैं पर्सन वाइज, कैटेगरी वाइज परसेंटेज आपको दिख रहा है। आप बिल्कुल लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे 3 मेजर सेक्टर दिया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और प्राइमरी सेक्टर में वर्कर्स का परसेंटेज देखिए सबसे ज़्यादा, हालांकि अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखता है, अभी करेंगे थोड़ी देर में, 54.6% है, सेकेंडरी में 3.8% है, और टर्सरी में 41.6% है। अगर आप यहाँ पे मेल और फीमेल के डेटा को अगर आप कंपेयर करो तो आमतौर पे मेल का डेटा फीमेल के डेटा से ज़्यादा दिखेगा। अर्थात ईच सेक्टर, इधर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर्स में मेल का डोमिनेशन फीमेल पे दिखता है। लेकिन कुछ एकाध सेक्टर ऐसे हैं एक्सेप्शनल, आप देख सकते हैं वहाँ पे, लाइक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जहाँ पे फीमेल का इन्वॉल्वमेंट मेल से ज़्यादा है वहाँ पे। क्यों, हम लोग माइग्रेशन के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आपको पता है इंडिया में जो माइग्रेशन रूरल से अर्बन एरिया की ओर जो होता है,
है ना। तो रूरल से अर्बन एरिया की ओर होने वाला माइग्रेशन, जिसके कारण अर्बनाइजेशन ट्रिगर होता है अर्बन सेंटर में, तो रूरल से अर्बन की ओर होने वाला माइग्रेशन मेल डोमिनेटिंग है। इसका मतलब क्या मेल डोमिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इंडिया में ऐसा कंसेप्ट है कि शहर में जाके मेल काम करेंगे, लेकिन गांव घर में एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में फीमेल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। हालांकि अब ये मिथ टूट रहा है कि नहीं, शहर में सिर्फ मेल जा सकते हैं या सिर्फ मेल ही शहर में जाके कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस डेटा के माध्यम से यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि मेल फीमेल की तुलना में ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में वो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखता है। अब आगे की लाइन में देखेंगे, द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर, जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। नाउ इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट इन वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। अर्थात क्या है कि अभी तक प्राइमरी सेक्टर में, स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर में, वीमेन का इन्वॉल्वमेंट एज कम्पेयर टू मेल ज़्यादा दिखता है, लेकिन अब हाल के दिनों में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में भी, टर्सरी में भी स्पेशली सर्विस सेक्टर में देख सकते हैं, बैंकिंग में देख सकते हैं, इंश्योरेंस में देख सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में देख सकते हैं, बीपीओज में देख सकते हैं, वहाँ पे विमेन का इन्वॉल्वमेंट है ना, बोल सकते हैं मेल की तुलना में ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द proportion of workers in agricultural sector in India has shown a declining over last few decades। अर्थात एग्रीकल्चरल सेक्टर में पहले जितने पीपल का या पहले जितने पर्सन्स का एंगेजमेंट था, इन्वॉल्वमेंट था, वो धीरे धीरे करके एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है। एंड एज पर 2001 सेंसस 58.2% जो वर्कर थे वो कहाँ पे थे? एग्रीकल्चरल सेक्टर में थे, लेकिन एज पर 2001 सेंसस इसमें ऑलमोस्ट 3 to 4% का एक डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है, और 2001 के सेंसस के अनुसार ये डेटा 54.6% पे आ गया। Consequently, the participation rate in secondary and tertiary sector has registered increase। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो क्षेत्र था, जो 2001 में वहाँ पे ऑलमोस्ट 58.2% था, वो 2011 में 54.6%। अर्थात यहाँ पे पॉपुलेशन का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो इन्वॉल्वमेंट कम हुआ, और यही पॉपुलेशन किस सेक्टर में शिफ्ट कर गई? सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हैं कि पॉपुलेशन का जो शिफ्टमेंट है, पॉपुलेशन जो ट्रांसफ़र हो रही है एज एन वर्कर, वो फार्म सेक्टर से नॉन फार्म सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में रिस्पेक्टिवली क्या हो रही है? दिस इंडिकेट्स अ शिफ्ट डिपेंडेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन टू नॉन फार्म बेस्ड वंस, इंडिकेटिंग अ सेक्टोरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब आप इसको इस इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। सेक्टोरल शिफ्टमेंट का मतलब क्या है कि कैसे पॉपुलेशन एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में क्या कर रही है? शिफ्ट कर रही है। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने किसका लिया है? एग्रीकल्चर सेक्टर का लिया। 2001 के सेंसस के अनुसार इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 58.2% जो पॉपुलेशन एज अ वर्किंग क्लास थी, वो कहाँ पे थी? एग्रीकल्चरल सेक्टर में थी। लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार इसमें 3 to 4% का एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखता है, और द डेटा इज 54.6%। अगले को देखें आप, यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट दिख रहा है आपको सेक्टर वाइज, अर्थात सेक्टर वाइज यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट हम लोग देखें कि पहले पार्टिसिपेशन रेट क्या था, अब क्या है। प्राइमरी सेक्टर में जो पार्टिसिपेशन रेट में एक प्रकार का डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखता है, अर्थात पहले जितने लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, फार्म सेक्टर में इन्वॉल्व थे, अब फार्म सेक्टर से उनका इन्वॉल्वमेंट शिफ्ट कर रहा है, अर्थात उनका इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी सेक्टर से किधर की ओर जा रहा है? सेकेंडरी सेक्टर की ओर जा रहा है, टर्सरी सेक्टर की ओर जा रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर में जो वर्कर्स पहले इन्वॉल्व थे वो अब कम हो रहे हैं, और वही कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। इससे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में एक प्रकार का इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है, और प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट कर गए इसलिए यहाँ पे एक प्रकार का डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है। आगे देखें,
आगे वाले में सेक्टोरल शिफ्टमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बताया गया है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, बस उसी को हमने थोड़ा सा अलग अलग करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। फार्म सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर है, फार्म सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट पहले ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी मॉडर्नाइज हो रही है, डाइवर्सिफाइड हो रही है, उसमें सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का जो प्रोपोर्शनल जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे करके जो बढ़ रहा है, तो वैसे करके फार्म सेक्टर से नॉन फार्म सेक्टर की ओर, बोले तो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की ओर लोगों का शिफ्टमेंट भी बढ़ रहा है। अब आप देखिए, हम लोग लास्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द स्पेशियल वेरिएशन, इसमें भी स्पेशियल वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, अर्थात हर जगह एक प्रकार का ट्रेंड नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। और स्पेशियल वेरिएशन का कारण क्या है कि स्पेशियल वेरिएशन का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उस रीजन का, उस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, वो एरिया टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस है, वहाँ पे कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड एक्टिविटीज़ हैं, कितने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोगों ने पार्ट ए के वीडियोज़ में माइग्रेशन का एक चैप्टर पढ़ा, उसमें आप लोगों ने पुल फैक्टर के बारे में पढ़ा, पुश फैक्टर के बारे में पढ़ा। तो कोई भी एरिया कितना इंपॉर्टेंट एक पुल फैक्टर के सेंटर के फॉर्म में मर्ज, आप बोल सकते हैं कि वो इवॉल्व हो रहा है, या वो पैदा हो रहा है, या जन्म ले रहा है, या किसी अदर रीजन्स में कितना डोमिनेटिंग पुश फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जो वहाँ से लोगों को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, वहाँ से लोगों को बाहर निकलने के लिए क्या कर रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है। यहाँ पे द स्पेशल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन डिफरेंट सेक्टर्स इन द कंट्री, अपेंडिक्स 5 और 5A में, जो आपके किताब के लास्ट वाले पेजेस में दिया हुआ है, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में, वहाँ पे देख सकते हैं, इज़ वेरी वाइड। फॉर इंस्टेंस द स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, नागालैंड हैव वेरी लार्ज शेयर्स ऑफ कल्टिवेटर्स, अर्थात हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों में कल्टिवेटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखती है। बट ऑन द अदर हैंड बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और MP लाइक स्टेट्स में एग्रीकल्चरल लेबरर का प्रोपोर्शन ज़्यादा दिखता है। एक ऐसा स्टेट है लाइक नागालैंड और हिमाचल प्रदेश जहाँ पे कल्टिवेटर्स ज़्यादा हैं ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज में अगर देखें। लेकिन एक और देखें, झारखंड को देखें, बिहार देखें, वेस्ट बंगाल देखें, MP को देखें आप, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबरर्स, अर्थात उस कल्टिवेटिंग के काम में, या किसी के खेत में काम करने वाले, या किसी के फार्म में काम करने वाले लेबर एज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा दिखते हैं। द हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी हैव अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स बीइंग एंगेज्ड इन अदर सर्विसेज। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप्ड है, जहाँ पे सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस है, वहाँ पे क्या देखा जाता है कि वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में या फार्म सेक्टर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम दिखाया जाता है, वहाँ पे नॉन फार्म सेक्टर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखा जाता है। ऐसी भी जो शहरी एरिया होता है, जो अर्बन एरियाज़ होता है, जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत, आप बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंट है, बहुत फास्ट है, तो वहाँ पे एक लैंड की भी कमी होती है, और लैंड की कमी के कारण भी वहाँ पे फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम देखा जाता है। सो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अर्बन एरियाज़ में फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ का कम होना या नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ का ज़्यादा होना। आगे देखिए, दिस इंडिकेट्स नॉट ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड फार्मिंग लैंड बट ऑल्सो लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायरिंग मोर वर्कर्स इन नॉन फार्म सेक्टर। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अर्बनाइजेशन के कारण लैंड की ऐसे भी कमी होती है, वहाँ पे फ्लैट कल्चर है, वर्टिकल एक्सपेंशन दिखता है घर का, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन वहाँ पे उतना दिखने के लिए नहीं मिलता है। इस कारण से भी वहाँ पे फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, हमें अर्बन एरिया में कम देखने को मिलता है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक टर्सरी, लाइक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सेक्टर एज कम्पेयर टू प्राइमरी और फार्म सेक्टर है, वहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखता है। इन सभी डिस्कशन से रिलीजन लैंडस्केप के बारे में, वर्क पार्टिसिपेशन रेट के बारे में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, मेन मार्जिनल नॉन वर्कर के बारे में, आई होप आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। थैंक यू सो मच ऑल।